अब चर्चा करते हैं कि धातु की बनी मूर्तियां। तो मोहनजोदड़ो, लोथल, चान्होदड़ो और कालीबंगा से धातु की बनी मूर्तियां मिली हुई हैं। जैसे कि मोहनजोदड़ो की चर्चा करें तो मोहनजोदड़ो में खुदाई से एक कांसे की नर्तकी मिली हुई है, जिनका एक हाथ कमर पर है और वह नृत्य मुद्रा, नृत्य भाव भंगिमा में है और गले में उनकी कंठहार सुशोभित है। दूसरी चर्चा करें तो लोथल और कालीबंगा में बैलगाड़ी एवं इक्के गाड़ी के साक्ष्य मिले हैं, जबकि लोथल और कालीबंगा में खुदाई से तांबे की वृषभ या बैल मिला हुआ है। अब हम प्रस्तर मूर्तियां के बारे में चर्चा करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई से पत्थर की मूर्तियां भी मिली हुई है। खुदाई में मोहनजोदड़ो से एक पत्थर की शिला पर एक योगी की मुद्रा मिला हुआ है, जिनका आंख अधखुली अवस्था में नाक की तरफ उनका आंख का इशारा है, जबकि कंधे पर वे शाल ओढ़े हुए हैं और उनकी मूछ नहीं है और दाढ़ी में खूबसूरत कलाकृतियां की गई है। मोहनजोदड़ो से खुदाई में एक ऐसे अवशेष प्राप्त हुए हैं जिनमें उनकी शरीर तो है भेड़ का, जबकि सर जो है हाथी का लगा हुआ है। आगे हम जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक जीवन के बारे में। इनके आर्थिक जीवन बहुत उच्च कोटि की थी। इनमें लोग कृषि की आविष्कार हो चुकी थी, क्योंकि सिंधु सभ्यता जो थी सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे बसी हुई थी और नदियों द्वारा प्रतिवर्ष अपने साथ उपजाऊ मिट्टी चारों तरफ लाया जा रहा था, जिसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता प्रक्षेत्र जो था काफी उपजाऊ था। विभिन्न तरह का फसलों का लोग उपजाया करते थे। प्रमाण में कुल 9 तरह की फसलों को उगाने का साक्ष्य मिला है। मूल रूप से सिंधुवासी गेहूं और जौ का प्रयोग फसल के रूप में करते थे, जबकि इसके अलावा गेहूं जौ के अलावा चावल, बाजरे, सरसों, तिल, कपास, खजूर और तरबूज के उगाने का भी साक्ष्य मिले हैं। क्योंकि सिंधुवासी कपास का प्रयोग करते थे, कपास को उपजाते थे और कपास से ही वे सूती वस्त्र का प्रयोग करते थे, सूती वस्त्र को बनाते थे। इसलिए विदेशी लोग या यूनानी लोग सिंधु प्रदेश को सिडोन और सिंधुवासी को सिडोन बोलते थे। कि बनवाली से हल का साक्ष्य मिले हुए हैं, जिससे जाहिर होता है कि यहाँ के लोग खेती के साथ साथ खेतों में हल से फसल को उगाते थे। दूसरी ओर सुरकोतरा से घोड़े का अस्थि पंजर मिला है। इससे सिद्ध होता है कि उस समय घोड़े का भी प्रचलन था, लोग घोड़े का भी प्रयोग किया करते थे। दूसरी तरफ लोथल और रंगपुर से घोड़े की मृण मूर्तियां मिली हुई है, जिससे सिद्ध होती है कि उस समय के लोग घोड़ा को परिचित थे, लेकिन घोड़ा और हाथी पालने का साक्ष्य नहीं मिला हुआ है। अब पशुपालन की बात करें तो उस समय
बहुत सी पशुओं का प्रचलन था। लोग कुछ पशु को पालते थे, कुछ पशुओं को नहीं पालते थे। अब चर्चा करें तो पालतू पशुओं के बारे में, तो लोग भैंस, बैल, गाय, सुअर, भेड़, बकरी, गधा, खच्चर को पालते थे। जबकि जंगली जानवरों में बाघ, गैंडा, सुअर, हाथी आदि के साक्ष्य मिले हैं। घोड़ा और हाथी पालने का साक्ष्य की जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं हुई है। अब दूसरी तरफ चर्चा करें उद्योग धंधे एवं व्यवसाय के बारे में, तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग एक नगरीय सभ्यता का निर्माण किए थे। यहाँ व्यापार मुख्य रूप से नदी के माध्यम से, समुद्र के माध्यम से विदेशों में हुआ करती थी, जबकि आंतरिक व्यापार का भी साक्ष्य मिले हुए हैं। विदेशी व्यापार की बात करें तो यहाँ मिस्र, मेसोपोटामिया, सुमेर आदि से व्यापार करने की साक्ष्य मिले हैं। व्यापार करने के लिए लोथल, चानुदाड़ो, सुतकाको, प्रभासपाटनम आदि नगर बंदरगाह नगर हुआ करती थी, जहां से लोग सिंधु घाटी वासी अपने तैयार माल को नाव के माध्यम से विदेशों में एवं मध्य एशिया के देशों में भेजते थे, या विदेशों से माल भारत में इसी बंदरगाह के माध्यम से आती थी। अब आंतरिक परिवहन की बात करें तो लोग बैलगाड़ी या इक्की गाड़ी का प्रयोग करते थे। बैलगाड़ी 2 पहिए या 4 पहिए का हुआ करती थी, जैसा कि चानुदाव से बैलगाड़ी या इक्की गाड़ी का साक्ष्य मिला है, और लोथल एवं मोहनजोदड़ो से नाव की साक्ष्य मिले हुए हैं। शिल्प और उद्योग धंधे की बात करें तो शिल्प उद्योग काफी विकसित था, क्योंकि उस समय के लोग कांसे का प्रयोग करते थे, और कांसे के बने आभूषण एवं अन्य सामग्री से पता चलता है कि उस समय के लोग तांबे और टीन मिला करके कांसा का प्रयोग करते थे। तांबे के लिए वे राजस्थान की खेतरी से तांबा मंगाते थे, जबकि टीन जो है अफगानिस्तान से मंगाते थे। उस समय कसेरो यानी कांस्य कारीगरों का काफी मांग थी। इसके अलावा समाज में कारीगरों, समाज में वस्त्र उद्योग कारीगर एवं आभूषण निर्माताओं को समाज में ऊंचा दर्जा था। जैसा कि बात करें कि सोना जो है कर्नाटक से मंगाया जाता था, जबकि चांदी जो है अफगानिस्तान से मंगाया जाता था, अफगानिस्तान से आयात किया जाता था। ऐसे सोना और चांदी भी अफगानिस्तान से भी मंगाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। दूसरी तरफ चर्चा करें तो परिवहन के लिए ये लोग बैलगाड़ी या इक्की गाड़ी का प्रयोग करते थे। उस समय वस्त्र उद्योग जो है काफी डेवलप थी, काफी विकसित थी, क्योंकि यहाँ कपास की खेती होती थी, और कपास की खेती के कारण उस समय मिस्रवासी या यूनानी लोग इस प्रदेश को सीडोन प्रदेश बोलते थे, क्योंकि यहाँ के लोग कपास की खेती करते थे। अब चर्चा करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र में बच्चों के खिलौने के लिए, बच्चों को खेलने के लिए खिलौने यानी मनका बनाने का कारखाना का भी साक्ष्य मिला है। लोथल और रंगपुर से काफी मात्रा में बच्चे खिलौने या मनके का निर्माण करने का भी साक्ष्य मिला हुआ है। दूसरी ओर चर्चा करें तो सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग
माप तौल काफी उच्च कोटि की हुआ करती थी। 1:2, अनुपात 4, अनुपात 8, अनुपात 16, अनुपात 32, अनुपात 64 का क्रम था। जबकि माप तौल प्रणाली के लिए 16 का अनुपात का लोग प्रयोग करते थे। जैसा कि बात करें तो मोहनजोदड़ो से सीप का स्केल और चांदोदड़ो से हाथी दांत का स्केल मिला हुआ है, जो यह बताता है कि उस समय माप तौल की प्रणाली काफी उच्च दर्जे की होती थी। लेन देन की प्रचलन जो थी वस्तु विनिमय के माध्यम से हुआ करी थी। उस समय मुद्रा या किसी कागजी नोट का साक्ष्य नहीं मिले हुए हैं। ऐसा लोथल से फारस की मुद्रे प्राप्त हुई है, जिससे जाहिर होता है कि यहाँ के व्यापारी वहाँ सामान भेजते थे और वहाँ के व्यापारी जो है भारत में सामान भेजते थे। यानी इन दोनों देशों का व्यापारियों का आना जाना भारत में होता होगा। अब चर्चा करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक जीवन के बारे में। समाज में महिलाओं का उच्च स्थान प्राप्त था। महिलाओं को देवी की तरह पूजा जाता था। जैसा कि खुदाई में अनेक मृण मूर्तियां मिली हुई हैं। दूसरी ओर चर्चा करें तो यहाँ के स्त्री पुरुष काफी शौकीन हुआ करते थे। स्त्रियां जो है बालों में कंघी लगाती थी, बालों में जूड़ा लगाती थी तथा मुंह में पाउडर लगाए जाने का एवं लिपस्टिक लगाए जाने का साक्ष्य प्रयोग हुआ है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से तांबे का दर्पण भी प्राप्त हुई है। पुरुष की चर्चा करें तो कुछ पुरुष मूछ दाढ़ी रखते थे और कुछ पुरुष मूछ दाढ़ी मुंडा कर भी रहते थे। आईना का प्रयोग पुरुष अपने बालों को संवारने में करते थे। कालीबंगा से चूड़ी की साक्ष्य मिली हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि महिलाएं चूड़ी का प्रयोग करना जानती थी। दूसरी ओर चर्चा करें खान पान। यहाँ का खान पान काफी उच्च कोटि का था। लोग गेहूं, जौ, चावल आदि का प्रयोग करते थे। मिठास के लिए यहाँ के लोग शहद का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में नमक का प्रयोग किए जाने का साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है। दूसरी तरफ बात करें मनोरंजन के साधन का, तो मनोरंजन के साधन में यहाँ के लोग मुर्गे को लड़ाना, चौपाड़ खेलना, पशुपालन करना, मछली मारना, मल्ल युद्ध करना आदि मनोरंजन का मुख्य साधन हुआ करता था। अब बात करें तो यहाँ अंत्येष्टि संस्कार का, तो यहाँ अंत्येष्टि संस्कार का 3 तरह का प्रचलन था। एक पूर्ण समाधिकरण, एक आंशिक समाधिकरण, एक दाह संस्कार क्रम। पूर्ण समाधिकरण में मृतक को जमीन में गाड़ दिया जाता था। जबकि बात करें आंशिक समाधिकरण में, इसमें मृतक को खुले ऊंचे टीले पर रख दिया जाता था, जहां चील कौवे उसके मांस को खा जाते थे और बचे हुए हड्डी को पुनः मिट्टी में दफन कर दिया जाता था। और दाह संस्कार की चर्चा करें तो पहले बॉडी को जला करके उनके अवशेष को, जले हुए पार्ट को मिट्टी में दफन कर दिया जाता था। अब बात करें धार्मिक जीवन के बारे में, तो सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग धर्म के क्षेत्र में काफी आगे थे। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो से खुदाई में जो स्नानागार मिले हुए हैं, वो बताता है कि लोग स्नान के बाद सूर्य की उपासना करते थे।
इसके अलावा खुदाई में स्वास्तिक के चिन्ह भी मिले हुए हैं जो सूर्य प्रार्थना की इंगित करता है। खुदाई में मोहनजोदड़ो हड़प्पा खुदाई में पत्थर के लिंग और योनि मिले हुए हैं, जिससे सिद्ध होता है कि उस समय लोग लिंग और योनि को पूजा करते। यहाँ खुदाई में मंदिर का कोई साक्ष्य नहीं मिला हुआ है। कुबड़ वाले एवं एक सिंगी सांड काफी मात्रा में मिला हुआ है। इससे जाहिर हो रहा है कि कुबड़ वाले सांड जो है समाज में काफी पूजनीय थी। इसके अलावा लोथल और कालीबंगा से हवन कुंड के साक्ष्य या यज्ञ वेदी की साक्ष्य मिलता है। इससे जाहिर होता है कि उस समय लोग अग्नि पूजा भी करते थे। कुल मिलाकर देखें तो वर्तमान परिवेश में, वर्तमान समाज में अधिकांश पूजा का प्रचलन, अधिकांश प्रथा, एग्जाम्पल के लिए उस समय नाग पूजा प्रचलित थी। वर्तमान में यज्ञ पूजा, नाग पूजा, पशु पूजा, लिंग योनि की पूजा, शिव पूजा आदि भी देखने को मिलती है। इससे जाहिर हो रहा है कि उस समय की धार्मिक जीवन और वर्तमान धार्मिक जीवन में काफी तालमेल और काफी समरूपता है। अब चर्चा करें उनकी राजनीतिक जीवन के बारे में, तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में राजनीतिक जीवन की चर्चा करें तो राजा नामक संस्था का अस्तित्व नहीं था। ऐसा माना जाता है कि पुरोहितों का एक वर्ग ही शासन की बागडोर संभालता था और पुरोहित लोग शहर के ऊंचे दुर्ग पर रहा करते थे। कुल मिलाकर के यह कहे तो सिंधु घाटी सभ्यता एक बहुत विकसित सभ्यता थी, जिसने नगर निर्माण योजना के साथ साथ वर्तमान भारत को अनेक दिशाओं में पथ प्रदर्शक के रूप में काम किया है।